बच्चों, पाजेब कहानी करेंगे कक्षा 9वीं की। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वह बड़ी अच्छी मालूम होती है। उसकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही, जैसी रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियां सी टखनों को चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुघड़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना ही। हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास भी ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हम भी बाईसिकल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे बाईसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं, लड़कियां रोती हैं। कहा बाबू लोग कहीं रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाईसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा, हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुम्हें बाईसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी से पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब का वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन सा 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर रात को मैं अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आ गई? जवाब में वह मुझे से पूछने लगी, तो फिर कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतारकर दोनों को अच्छी तरह से संभालकर उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुन्नी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हो कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा जहाँ संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी ख्याल यही हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर नहीं निकाली है। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो उससे तुमने पूछा? बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली, तो अब मैं फिर क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं, डांट कर कहते क्यों नहीं? उसी बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उससे क्या कहना होगा? यह कहूं कि लाबाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका बस तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर को शहजोर बना रखा है। डांट ना फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेगा तो और क्या होगा। बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बॉक्स में से निकाला ही है और 16 में से 15 आने यह बंसी है, सुन रहे हो ना, वही है। मैंने कहा
कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होता है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छंटे होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरचते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब की ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह बस तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दे दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात भी पूछ लो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं सबकी सब डोर और पतंग, हाँ तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटे, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा बेटा आशुतोष, तुम घबराओ मत, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली नहीं ली नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखा बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया, कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता ही है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयानक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए ऐसी लाचारी उपस्थित हो आई और यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उसकी चोरी से बरी नहीं हो जाते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर तक नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैं आश्वासन देते हुए मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि अच्छा तुमने दी है ना चुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, चुन्नू को दी है ना? उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लास पूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने चुन्नू को दे दी है। सुनकर उसकी माँ खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और फिर उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे प्रेम से पूछा कि पाजेब चुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो क्या उससे? आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? मैंने कहा कि
जिसको उसने दी होगी तो वह उसका नाम बतला देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब चुन्नू के पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा। अंत में हारकर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी ही। अच्छा, तुमने यहाँ से उठाई थी, पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर तुमने चुन्नू को दिखाई। हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ। सो पाजेब चुन्नू के पास रह गई। हाँ, तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम हो रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब ले आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब ले आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ ना सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना। जाओ, तुम कहो तो। चुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा हाँ दी थी। दूसरी ओर चुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, तूने मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को बहुत पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, हम चोर हो गए। यह कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा तुमने तेजी क्यों कर डाली? ऐसे कोई बात भला कभी सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानू कि पाजेब निकलवा लो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसका दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा कि यह आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता कि तैने पाजेब देखी हो। चुन्नू जोर से सिर हिलाकर इनकार करता है और बताया उसने कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। ठीक, तुम्हें मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल भी नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को न जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा चुन्नू, खेलो। उसकी माँ ने कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस बार चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, हाँ होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण उठाए ले रही थी। कुलच्छनी आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो यूं मेरा नाम नहीं। खैर, जिस जिस भांति बखेड़ा टाला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे आया है।
पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए हैं वह चुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 बजे मैं 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है। बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें ले लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब उसे मैंने गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न भी मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसे कुछ हर्ष प्रतीत हुआ नहीं होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने मिले हैं ना? हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? हाँ। और वह चुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उनके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उसकी ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च किए कि अभी बाकी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 5 इकन्नी थी या दुअन्नी थी या पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इकन्नियां कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी नहीं थी? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते? सच तो बताओ कि कितनी इकन्नियां थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनो, सुनते हो? बोलो, नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ बोल ना सका। सुनते नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मुझे पकड़कर मैंने उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिन बोले उसके ओंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा क्यों रे, अब अकल आ गई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ के चौराहे वाला? उसने कुछ होंठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ समझ ना सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा कि देखो, 5 आने के पैसे ले आओ। पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे ले जाकर उसे दे देगा और पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया था। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने उसे समझाकर कहा, भैया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपए का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं। सच है ना बेटा? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता नहीं, सुनता नहीं। मैंने कहा कि क्यों नहीं जाएगा? फिर उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथों पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत ही जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा और कहा कि भाई डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार से दिलवा भी देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर भी वह प्रकाश के पास साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो किसी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन उसे
याद करके उससे गुस्से से बच्चे को संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने आप को दबाता चला गया। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता, जाओ पकड़ कर लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, शरारत से बाज नहीं आएगा, बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से के कहा कि ले जाओ इसे, मेरे सामने से जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह 1 आध घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास ना था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि हाँ, तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ और मालूम करना कि किसने पाजेब ली है, होशियारी से मालूम करना। प्रकाश गया। उसने लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ भी काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई कि तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा कि बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे। सच पूछो कि मुझे उस बालक पर करुणा हुई। मैंने उसे जगाया और हड़बड़ाकर पूछा। मैंने कहा कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक तो वह समझा नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, वही अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर से बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर उसे पकड़ कर लाया, समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया भी दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो छुन्नू को तो भी साथ ले जाना, समझे? वह चुप हो आया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने से उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको, मत जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांटकर कहा प्रकाश इसे ले जाते क्यों नहीं हो? बुआ ने कहा बात क्या है? क्या बात है? मैंने पुकारा तू बंसी बीच साथ जा, बीच से लौटने न पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर मेरे सामने से ले गए। बुआ ने कहा उसे क्यों सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैंने उनके साथ इधर उधर की बातें शुरू की। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है, यह बार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। इसी प्रकाश की भी कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकरा कर बोली इनमें वही कागज हैं जो तुमने मांगे थे। और हाँ, यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा यह क्या? बोली कि उस रोज भूल से यह एक पाजेब मेरे साथ ही चली गई थी।